हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक चल रहा था वो सॉल्यूशन नाम का टॉपिक चल रहा है, जिसमें अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज का जो पार्ट होगा वो होगा द्रव्य विलयन का द्रव प्लस द्रव, यानी कि द्रव्य विलयन जो था वो ठोस प्लस द्रव था, द्रव प्लस द्रव था, प्लस में द्रव प्लस ठोस था, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्या देखे थे, द्रव प्लस गैस को, जिसको हेनरी लॉ के रूप में देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं द्रव प्लस द्रव, यानी विलेय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा, और ये द्रव जो होगा विलेय विलायक के रूप में होगा, उस रॉल्ट का नियम का पालन कैसे करता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन आपको पता है कोटेशन होना चाहिए, क्यों? एक्साइटमेंट के लिए। तो कोटेशन सुनिएगा, लाइएगा जहन में। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है द्रव्य विलयन का द्रव प्लस द्रव का विलयन। ठीक है, देखिएगा द्रव्य विलयन प्रीवियस क्लास में हम लोग हेनरी लॉ को देखे थे, वो था द्रव प्लस गैस का विलयन था दोस्तों। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, द्रव प्लस द्रव, यानी कि कहने का मतलब है कि जो द्रव होगा वो विलेय के रूप में ही होगा और विलायक के रूप में होगा। फाइनल है, यानी कि द्रव प्लस द्रव। अब ये जो होगा वो कहलाता है राउल्ट का नियम। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या करना होगा, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में आपका भरा हुआ है द्रव। क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और ये कंटेनर से द्रव जो है वो बदल जाता है वाष्प के रूप में। किस रूप में बदल जाएगा? जब प्रेशर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये जो है द्रव वन है। क्या कर सकते हैं कि द्रव वन है। अब ये द्रव वन जो है, द्रव वन जो है जिसमें आप कह सकते हो कि शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब हम लोग लेंगे वन के लिए P1 नॉट। क्या लेंगे? P1 नॉट। ठीक उसी प्रकार एक और कंटेनर लेते हैं, एक और कंटेनर लिए और इस कंटेनर में भी द्रव भरा हुआ है और इसके जो वाष्प होंगे वो आकर के इस कंटेनर में ऊपर आ जाएगा। स्वाभाविक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव 2 कहेंगे। मान लीजिए कि द्रव 2 है। अब ये द्रव 2 का जो शुद्ध रूप होगा, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब जो हम कहेंगे वो वाष्प दाब हो जाएगा P2 नॉट। ठीक है, अब ये दोनों कंटेनर में एक में द्रव 1 है और एक में द्रव 2 है, और दोनों जो वाष्पित होकर के ये आपका उस कंटेनर के ऊपर वाष्प बन के उड़ने लगता है। अब ये दोनों वाष्प को मिलाने के बाद, यानी कि दोनों द्रवीय रूप है, यानी कि ये जो है विलेय के रूप में होगा और ये क्या होगा, विलायक के रूप में होगा। अब ये दोनों को मिला देंगे, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद आपका जो बनेगा वो विलयन बनेगा, जिसमें एक कंटेनर ले लूं फिर से, और इस कंटेनर के इस भाग में द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। फाइनल है। अब यहाँ पे इस कंटेनर में क्या है, द्रव 1 और द्रव 2 दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द्रव जो है
वन का वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा, या द्रव 1 का वाष्प क्या होगा, मान लीजिए कि P1 है, द्रव 2 का अगर वाष्प की बात बोले तो ये क्या हो जाएगा, P2 है। ठीक है, तो द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वेरी इजी, द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, फाइनल आप कह सकते हो कि द्रव 1 का, यहाँ पे इस चीज को लिख लो, सॉरी ये यहां से सिद्ध रूप से लिख लीजिए, द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब है। ठीक है, और इसमें द्रव 2 भी है, इसका वाष्प क्या है, P2, तो कह सकते हैं कि द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब है, विलयन में वाष्प दाब है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि द्रव 1 के लिए वाष्प दाब P1 और द्रव 2 के लिए वाष्प दाब क्या हो गया, P2 हो जाएगा विलयन के केस में। फाइनल है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये कंटेनर आपका बिलियन बन गया, जस्ट लाइक ये बिलियन हुआ, और ये बिलियन में अगर हम पूछें, इस बिलियन में पूछे कि इसमें द्रव 1 है और द्रव 2 है, तो इसमें पूछेंगे कि द्रव 1 और द्रव 2 में किसका मात्रा ज्यादा है, यानी कि विलेय और विलायक दोनों मिले हुए हैं, यानी कि दोनों के केस में क्या है, दोनों जो है आपका द्रव्य रूप में है। तो आप कैसे, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, यानी कि इसमें जिसका मात्रा ज्यादा होगा, आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो। आप कहोगे कि अगर इस विलयन में जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, जिसका मात्रा कम होगा तो उसका वाष्प दाब भी कम होगा। तो ये सब चीज बताने के लिए आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो ये सब चीज बताने के लिए आप पढ़े होंगे मोल अंश। यानी मोल अंश के केस में क्या होता है कि जो विलयन होते हैं उस विलयन में जो विलेय होता है और जो विलायक होता है, वो ये विलेय और विलायक की मात्रा को बताने के लिए मोल अंश हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मोल अंश बताता है कि विलेय कितना है और विलायक कितना है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुल दाब अगर पूछे कि कुल दाब क्या है, यहाँ पे अगर हम पूछें इस विलयन में कुल दाब क्या है, यानी कुल दाब यानी Pt बराबर हम लोग कह सकते हैं कि P1 प्लस P2, वेरी इजी, P1 प्लस P2 फाइनल है। अब यहाँ पे P1 और P2 जो है इसका कुल दाब हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि P1 कितना है और P2 कितना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, लिखना होगा कि माना कि ये जो द्रव 1 है वो द्रव 1 का मोल अंश कितना है, द्रव 1 का मोल अंश, और मोल अंश बताता है इसके विलेय और विलायक की मात्रा को। ठीक है, तो यहाँ पे मोल अंश जो होता है वो मान लीजिए कि x1 है, क्या मान लीजिएगा, x1 है। द्रव 2 का अगर हम मोल अंश पूछें क्या होगा, तो मान लीजिए कि द्रव 2 का जो मोल अंश होगा वो होगा x2 फाइनल। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो P1 है, P1 क्या है आपका, द्रव 1 के लिए है, तो द्रव 1 के लिए जो मोल अंश होगा वो क्या है, x1 है, x1 है फाइनल है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि P1 जो है वो x1 के समानुपाती होगा, P1 जो है x1 के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगा, जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा, वैसे वैसे वाष्प भी बढ़ेगा, स्वाभाविक है। अगर मात्रा बढ़ेगा तो उसका वाष्प भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे P1 जो है समानुपाती है क्या, x1 का। ठीक है, उसी प्रकार P2 की बात बोले, P2 जो है समानुपाती है x2 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, मान लीजिए 1 के लिए, तो P1 समानुपाती x1, तो P1 समानुपाती x1, यानी कि जब इसको कांस्टेंट टर्म को ये समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म आता है। ये आपका साइंस का
एक टॉपिक या जो भी है आप समझो इसको, इस समानुपाती टर्म को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जब कांस्टेंट टर्म हटेगा तो P1 जो होगा वो बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख लेंगे P1 नॉट इंटू x1। तो इस चीज से आप लोग पहले ही मिले हैं, ये चीज आपका द्रवण का वाष्प दाब है जो कि कांस्टेंट नियत है। फाइनल। इस केस में भी अगर आप चलोगे, इस केस में चलोगे तो क्या होगा, P2 जो होगा वो बराबर होगा P2 नॉट x2 का, और इससे भी आप पहले ही आपको दर्शन हो गया ये क्या है, P2 का शुद्ध रूप से वाष्प दाब हो गया जो कि कांस्टेंट है। और जब दोनों नियत है तो वो आपका विलयन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नियत ही बन रहा है दोस्त। फाइनल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब फाइनल तरह से हम अगर यहाँ पे कुल दाब निकालें, अगर फाइनल तरह से हम लोग इक्वेशन निकालें, कुल दाब निकालेंगे तो Pt का मान यानी P1 का जो मान आया वो मान यहाँ पर रखते हैं P1 नॉट x1 प्लस P2 के लिए क्या होगा P2 नॉट x2। अब आपको पता है कि मोल अंश जो होता है x1 प्लस x2 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा इन सेंस विलेय तथा विलायक जब दो पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मोल अंश क्या होता है, 1 के बराबर होता है। फाइनल। आई होप ये चीज को समझ रहे हैं, ये आपका मोल अंश हो गया। क्या हो गया, मोल अंश हो गया। फिर से इसको एक बार फिर से आप देख लो, ये कंटेनर में आपका द्रव है और ये द्रव जो है वाष्प बनके आपका इस कंटेनर के इस पोर्शन पे पहुंच गया, प्लस में विलायक द्रव 2 है जिसका भी वही हाल है। अभी दोनों के मिलाने के बाद एक विलयन तैयार हुआ जिसमें द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। तो हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो विलयन तैयार हुआ उस विलयन द्रव 1 में द्रव 2 में सबसे ज्यादा मात्रा किसका है या कौन किसमें वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो आपको आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते हो, कर सकते हो कि जिसका मात्रा ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग क्या किए कि यहाँ पे लगाए रॉल्ट का नियम, ये आपका रॉल्ट का नियम है। तो रॉल्ट का नियम यही कहता है, रॉल्ट का नियम ही यही कहता है कि कोई द्रव्य विलयन है, द्रव्य विलयन कैसा है, द्रव प्लस द्रव के किस में है, प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होता है, जो द्रव का आंशिक दाब होता है उस विलयन में उपस्थित जो मोल अंश होते हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। स्वाभाविक है। तो द्रव 1 का विलयन और द्रव 2 का विलयन दोनों जो है क्या करता है, रॉल्ट के नियम को पालन कर रहा है। ठीक है, आई होप की चीज को आप समझे हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। फाइनल, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए धीरे जी, आप जो है इस चीज को ध्यान से रखो, बारीकी से पढ़ो और पूरा वीडियो देखो ताकि आपका प्रीवियस वीडियो देखो ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आते जाए। बीच से टॉपिक देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है उस वीडियो को आप ध्यान से देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रॉल्ट के नियम। ठीक है, डिफिनेशन के तौर पर रॉल्ट का नियम। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं किसी द्रव्यीय विलयन, किसी द्रव्यीय विलयन, तो द्रव्यीय जो विलयन है वो कैसा है, द्रव प्लस द्रव है। फाइनल में प्रत्येक जो द्रव है यानी प्रत्येक जो द्रव होगा लिख सकते हैं में प्रत्येक द्रव का आंशिक, प्रत्येक जो द्रव है उसका आंशिक दाब जो होगा, आंशिक दाब उसके, अब यहाँ पे समझना है कि उस विलयन में कितने मोल अंश हैं। तो आप कह सकते हैं उसके विलयन में उपस्थित
मोल अंश, उस विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि माना के दो द्रव ले लिए, इसको हम लोग डेरिवेशन भी कर लिए थे। अब इसका सिनॉप्सिस सीख लेते हैं कि माना द्रव 1 तथा द्रव 2, यानी द्रव 1 और द्रव 2 जो है से क्या बनाया गया, एक विलयन बनाया गया है। अब जो विलयन बना, वो विलयन में द्रव का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, P1 ले लिए हैं, और आंशिक दाब द्रव 2 का क्या होगा, P2 होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि विलयन में उपस्थित में द्रव 1 का वाष्प दाब P1 है, तथा विलयन में द्रव 2 का वाष्प दाब P2 है। यानी कि P1 द्रव 1 और द्रव 2 से बने जो विलयन होंगे, वो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, एक का P1 होगा और एक का क्या होगा, P2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग किए फाइनल, अगर इसको इक्वेशन लिख लें तो P1 जो होगा समानुपाती होगा x1 का, P2 जो होगा समानुपाती होगा x2 का। इसके लिए जो आपका समानुपाती हटाए थे तो P1 बराबर आया था P1 नॉट x1, और P2 जो होगा वो फाइनल P2 नॉट x2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो आपका इक्वेशन आया वो इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो आपका ये चीज कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि जो मोल अंश होते हैं वो x1 प्लस x2 1 के बराबर होते हैं। यानी कि जो विलयन होगा उसमें उपस्थित मोल अंश होगा वो 1 के बराबर होगा। फाइनल है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद इसको फ्रेश करके ग्राफ बनाते हैं। चलिए, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाओ दोस्त। पहले वीडियो को देख लो अच्छा से, इसके बाद पॉज करके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो देखिएगा इसका ग्राफ, देखिएगा बहुत आसान है। फाइनल, यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि P1 और P2 वाष्प दाब वाले जो विलयन है, उस विलयन का जो मोल अंश है वो x1 प्लस x2 1 के बराबर है। तो दोनों ही स्थितियों को देख करके हम लोग ग्राफ खींचते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस स्थिति पर x1 जो है, अगर मान लीजिए x1 बराबर 0 है, x1 बराबर क्या है, 0 है, तो x2 जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मोल अंश होता है 1 के बराबर होता है। तो या तो x1 0 होगा या x2 1 होगा, या तो फिर x1 जो है 1 होगा, x2 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे पहले x1 बराबर 0 ले लिए तो x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फाइनल, उसी के केस में अगर मान लिया जाए, यहाँ पे देखा जाए कि x1 जो होगा अगर मान लीजिए 1 है तो x2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 के बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों केस में आपको जानना है कि इस केस में देखना है कि जो x1 है, जैसे जैसे x1 हम लोग इस एरिया से ऐसे बढ़ते जाएंगे, मालूम बढ़ते गए, तो जब x बढ़ रहा है यानी कि मोल अंश यहाँ पे इस स्थान से इस स्थान जाने में क्या हो रहा है, 0 से 1 हो गया। फाइनल, अब x2 जो होगा वो क्या होगा, 0 हो गया, यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब का जो स्थिति होगा वो क्या होगा, यानी कि x2 का मान 1 है, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या लिए x2 के लिए, P2 नॉट, कैसे P होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, x का मान 1 है, तो इसके लिए आपका स्थिति क्या होगा, यहाँ पे P1 नॉट होगा। फाइनल है,
अब यहाँ पे यही चीज देखना है कि जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ते हो तो आपका x1 0 से 1 हो गया, x2 1 से 0 हो गया, तो स्थिति जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x2 1 से 0 हो जाए, तो इस स्थिति में यहाँ से जब हम चलेंगे तो यहाँ से स्थिति यह होगा कि आपका वाष्प दाब कम होगा। फाइनल वाष्प दाब क्या होगा, ये स्ट्रेट होगा, सॉरी एकदम सीधी रेखा होगी यहाँ से, आप लोग स्ट्रेट खींचोगे। फाइनल अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ इसके लिए x1 बराबर 1 है, x2 बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि x1 जो है 0 से चलना शुरू हुआ और कहाँ जाकर खत्म हुआ x1 पर, यानी कि यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि x1 जो है आगे जब चलते हैं तो चलने के क्रम में ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थिति बना वो किसके लिए बना, P2 जो है समानुपाती है x2 का, तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा, जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आई होप ये चीज को आप समझ रहे हो। फाइनल सॉरी, यहाँ पे दोनों जो है बराबर होना चाहिए, यानी कि जैसे मोल अंश घटा तो वाष्प दाब भी क्या हो गया, घट गया। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे आपका वाष्प दाब बढ़ रहा है, P1 जो होगा समानुपाती होगा x1 का, तो आप कह सकते हैं कि जब मोल अंश बढ़ रहा है तो P1 भी क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगा वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनल अगर यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकाले तो यहाँ पे P1 और P2 के लिए जो आपका कुल दाब होगा वो दाब PT बराबर हम लोग कह सकते हैं कि P1 प्लस P2। फाइनल है, तो ये आपका क्या हो गया, मोलंस का स्थिति है, और ये क्या हो गया, ये दाब है। यही है आपका रॉल्ट के नियम का एक सुंदर सा ग्राफ, जो कि बहुत ही आसानी से इसको मक्खन कर दिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो आपका विलियन दिख रहा है और विलियन से ये डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में हम लोग रॉल्ट के नियम का पालन किए। ठीक है, तो रॉल्ट का नियम यही करता है कि जो द्रव्य विलयन है वो द्रव्य विलयन में जो विलय होंगे, जो विलायक होंगे, दोनों का मात्रा क्या होना चाहिए, दोनों का मात्रा जो होना चाहिए ये बताने वाले जो मोल अंश है वो दोनों वाष्प दाब और मोल अंश दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी दोनों बराबर होंगे। यानी कि रॉल्ट का नियम का जो पालन करेगा उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन, और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उस विलयन को हम लोग कहेंगे अनादर्श विलयन। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दोनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। चलिए, बहुत आसानी से इस चीज को हम लोग समझे। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आदर्श तथा अनादर्श विलयन को। ठीक है, तो स्टार डाल दूं यहाँ पे, आदर्श यहाँ पे डाल दीजिए, आदर्श विलयन क्या है, और यहाँ पे आप डालेंगे अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन दोस्त। फाइनल, अब दोनों में हम लोग कंपेरिजन कर लूं कि दोनों का स्थिति क्या है। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्या होता है, ये आदर्श विलयन करता है कि ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट करके लिखते हैं कि ऐसे विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। यानी कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, हम लोग लिखे यहाँ पे पोस्ट में लिख सकते हैं कि सभी सांद्रताओं पर
सभी स्थितियों में जो है रॉल के नियम का पालन करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। फाइनल है, तो आदर्श विलयन के लिए जो इक्वेशन बना था वो P1 के लिए क्या बना था, तो P1 नॉट x1, P2 के लिए क्या बना था, P2 नॉट x2 बना था। यही तो बना था जो कि रॉल के नियम का पालन करता है। तो कुल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, यही बना था। आई होप कि चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि अनादर्श जो विलयन है वो अनादर्श विलयन के लिए क्या स्थिति होगा। तो यहाँ पर हम लोग विलयन में जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और सभी सांद्रताओं पर पालन करता है, ये क्या कहलाता है, आदर्श विलयन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं वहां पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लिखूं स्पष्ट करके कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर लिख देते हैं डायरेक्टली, सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि राउल्ट के नियम का पालन ये नहीं करेगा, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो ऐसे इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, इसी चीज से देखोगे जो P1 होगा जो होगा वो P1 नॉट x1 के क्या होगा, बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू दिस। फाइनल। अब यहाँ P2 जो होगा नॉट इक्वल टू दिस होगा, और जो कुल दाब होगा नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। फाइनल है। अब यहां से क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो चीज क्रिएट हो रहा है। एक क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो चीज क्रिएट करेंगे। एक क्या करेंगे कि अगर P1 जो होगा बड़ा होगा इससे, तब ये जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। P2 जो है बड़ा होगा इससे, तब नहीं करेगा। और ये जो कुल दाब इससे बड़ा होगा तब नहीं करेगा। दूसरा का कंडीशन कि ये जो P1 नॉट x1 जो है बड़ा होगा P1 से, P2 नॉट x2 बड़ा होगा P2 से, और P1 प्लस P2 जो है बड़ा होगा PT से, तभी तो ऐसा कंडीशन होगा कि वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो राउल्ट के नियम क्या करता है कि जो आपका मोल अंश है और जो वाष्प दाब है दोनों समानुपाती होना चाहिए, तभी तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन बनेगा दो। उस कंडीशन को हम लोग कर सकते हैं कि P1 जो होगा ग्रेटर होगा P1 नॉट x1 से, P1 नॉट x1 से, P2 जो होगा ग्रेटर होगा P2 नॉट x2 से, और PT जो होगा ग्रेटर होगा P1 प्लस P2 से। तो यहाँ पे ये आपको जो डेविएशन दिख रहा है, ये जो आपका स्थिति दिख रहा है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं आपका राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। यहाँ पे लिखेंगे राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन। यहाँ पे आपका डेविएशन हो गया, और इस डेविएशन को हम लोग देखेंगे आगे, ठीक ना। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए कि अगर P1 बड़ा था, यहाँ पे क्या होगा, P1 जो होगा वो छोटा होगा P1 नॉट x1 से, P2 जो होगा छोटा होगा P2 नॉट x2 से, PT जो होगा छोटा होगा P1 प्लस P2 से। तो इस स्थिति में कंडीशन जो बन रहा है, इस स्थिति में जो कंडीशन बन रहा है वो बन रहा है राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। यहाँ पे अनादर्श विलयन क्या करता है कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो जब राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं कर रहा है तो आप कह सकते हो कि ये अनादर्श विलयन है, जिसमें P1 P2 जो भी है वो कम होगा या ज्यादा होगा, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए अनादर्श विलयन है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग लैंग्वेज लिख लूँ, ये लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में राउल्ट के नियम से क्या होगा, दिए गए जो वाष्प दाब में, मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, इस
स्थिति में, कौन सा स्थिति है, जब P1 और P2 ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, रॉल्ट के नियम से, तो रॉल्ट के नियम तो कहता है कि बराबर होना चाहिए, रॉल्ट के नियम से यहाँ पे बराबर नहीं होगा, तो जो दिए गए वाष्प दाब हैं, दिए गए वाष्प दाब से या वाष्प दाब में, दिए गए वाष्प दाब क्या है, P1 और P2, ये वाष्प दाब में क्या होगा, या तो फिर कमी आती है या तो फिर वृद्धि होती है, तो वाष्प दाब में कमी या वृद्धि होती है, यानी कि एक जो है वाष्प दाब बढ़ रहा है तो एक में क्या हो रहा है, वाष्प दाब बेसी हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा तो वो विलयन क्या होगा, धनात्मक, यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त हो तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन कहलाता है, तथा वाष्प दाब कम प्राप्त हो तो ऐसे विलयन जो होगा वो ऋणात्मक विचलन कहलाता है। फाइनल दोस्त, यानी कि जब हमको वाष्प दाब ज्यादा मिलने लगेगा तो उसको हम लोग कैसा विचलन कहेंगे, धनात्मक विचलन कहेंगे, वाष्प दाब कम प्राप्त होगा तो ऐसे विचलन को हम लोग ऋणात्मक विचलन कहेंगे। फाइनल, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जो आदर्श विलयन है वो आदर्श विलयन का सेकेंड पॉइंट क्या करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शुद्ध अवयव है, और वो शुद्ध अवयव क्या है, द्रवण है तो द्रवण ही रहेगा, द्रव 2 है तो द्रव 2 ही रहेगा। तो ये शुद्ध द्रव जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इस स्थिति में जो आपका एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। तो सेकेंड पॉइंट करके लिखो यहाँ पे कि ऐसे मिश्रण का हो या फिर ऐसे आपका अवयव का हो, ऐसे अवयव की स्थिति में, जो अवयव आप लिए हो वैसी स्थिति में, अवयव की स्थिति में मिश्रित करने पर जब दोनों अवयव को आप मिश्रित कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, करने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि एंथैल्पी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में जो ऊष्मा होता है, केमिस्ट्री की भाषा में ऊष्मा जो होता है उसको हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। जब यहाँ पे शुद्ध अवयव है और शुद्ध अवयव को जब हम मिश्रित करते हैं तो मिश्रित करने के बाद जो मिश्रण तैयार होगा वो मिश्रण क्या होगा, जिसका एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो बराबर है, कोई इसमें ऊष्मा का रोशी नहीं होगा, न ज्यादा होगा ना कमी होगा, यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा। तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली अगर क्वेश्चन लिखें तो डेल एच बराबर क्या होगा, 0, कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। फाइनल, इस केस में हम लोग देखेंगे कि ऐसे अवयव की स्थिति में मिश्रित करने पर एंथैल्पी परिवर्तन इस पे शून्य हो गया और इसमें आपका शून्य नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। तो सेकेंड करके इस जगह लिख लो कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है, यानी कि
एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो ये चीज को यहाँ पे देख लो, यानी कि डेल एच जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। फाइनल है, यानी कि अनदर्श विलयन में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो शून्य नहीं होता है। हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि घट जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बारीकी से देखो ताकि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट। सॉरी, अगला पॉइंट ये है कि आदर्श विलयन में जो आपका स्थिति होगा, तो आदर्श विलयन में आप कह सकते हैं कि मिश्रण बनाने के लिए अवयव जो मिश्रित करते हैं उसका आयनन एंथैल्पी क्या होगा, आयनन एंथैल्पी भी यहाँ क्या होगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जो आपका द्रव 1 और द्रव 2 का मात्रा होगा उसका आयतन क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब इस केस में क्या होगा, आयनन एंथैल्पी या आयनन परिवर्तन क्या होगा, शून्य नहीं होगा। यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट करके मिश्रण आदर्श विलयन में लिखेगा, मिश्रण बनाने के लिए मिश्रित अवयव में आयतन परिवर्तन जो होगा, आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन यानी वॉल्यूम की बात हो रही है, शून्य होता है। तब यहाँ पे कह सकते हो कि जो डेल भी होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि आयतन परिवर्तन में आपका ये मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो अनदर्श विलयन में क्या हो जाएगा, तो आयतन जो परिवर्तन होगा शून्य नहीं होगा। लिख सकते हैं अगला पॉइंट, आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। तो डेल ही नॉट इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, यानी कि आदर्श विलयन की केस में क्या होगा, आदर्श विलयन के केस में क्या होगा, आदर्श विलयन के केस में जो आपका आयतन होगा वो ये जो होगा शून्य होगा और इसमें शून्य नहीं होगा। फाइनल है। अगला लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये जो आयतन परिवर्तन होगा, तो ये आयतन परिवर्तन को जब हम लोग विचलन का केस पढ़ेंगे, यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि पूरा समझ में आ जाएगा क्या शून्य होता है, इसमें शून्य क्यों नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा एक में शून्य होता है, एक में शून्य नहीं होता है, क्यों। तो ये चीज को हम लोग जब नेक्स्ट आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि विलेय और विलेय का आकर्षण, विलायक और विलायक का आकर्षण, मान लीजिए ये जो विलेय है और ये विलेय है, इनका आकर्षण, ठीक है, एक विलायक है, इसका आकर्षण से बनने वाला जो विलेय होगा, विलायक होगा, उसका आकर्षण फाइनल है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे स्थिति क्या होगा, बराबर। तो विलेय मान लीजिए कि ये विलेय है, इसका आकर्षण बी विलेय है, बी है, ये भी इसका आकर्षण यानी विलायक रूप में होगा, और ये जो होगा ए और बी का स्थिति जो होगा ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, और अनादर्श के केस में क्या होगा, ये बराबर नहीं होंगे। तो चौथा पॉइंट करके यहाँ पे भी लिख लें कि ए का केस और बी का जो विलायक स्थिति है, इससे बनने वाला जो विलयन होगा वो विलयन एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आया। द्रव प्लस द्रव द्रव्य विलयन का लास्ट जो आपका रॉड का नियम था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो होगा विचलन। वो विचलन क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को देखेंगे, और आगे जो भी कंफ्यूजन होगा उस चीज में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।